आप सभी श्रोता मित्रों को मेरा हार्दिक नमस्कार। आइए आज मैं सुनाने जा रही हूँ श्री जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित कहानी ग्राम गीत। तो सुनते हैं कहानी। शरद पूर्णिमा थी। कमलापुर के निकलते हुए करारे को गंगा तीन ओर से घेर कर दूध की नदी के समान बह रही थी। मैं अपने मित्र ठाकुर जीवन सिंह के साथ उनके सौध पर बैठा हुआ अपनी उज्जवल हंसी में मस्त प्रकृति को देखने में तन्मय हो रहा था। चारों ओर का क्षितिज नक्षत्रों के वंदनवार सा चमकने लगा था। धवल बिंदु बिंब के समीप ही एक छोटी सी चमकीली तारिका भी आकाश पथ में भ्रमण कर रही थी। वह चंद्र को छू लेना चाहती थी पर छूने नहीं पाती थी। मैंने जीवन से पूछा, तुम बता सकते हो वह कौन नक्षत्र है? रोहिणी होगी। जीवन के अनुमान करने के ढंग से उत्तर देने पर मैं हंसना ही चाहता था कि दूर से सुनाई पड़ा, बरजोरी बसे हो नयनवा में। उस स्वर लहरी में उन्मत्त वेदना थी, कलेजे को कचोटने वाली करुणा थी। मेरी हंसी सन्न रह गई। उस वेदना को खोजने के लिए गंगा के उस पार वृक्षों की श्यामलता को देखने लगा, परंतु कुछ न दिखाई पड़ा। मैं चुप था। सहसा फिर सुनाई पड़ा, अपने बाबा की बारी दुलारी खेलत रहली अंगनवा में बरजोरी बसे हो। मैं स्थिर होकर सुनने लगा, जैसे कोई भूली हुई सुंदर कहानी। मन में उत्कंठा थी और एक कसक भरा कुतूहल था। फिर सुनाई पड़ा, ई कुल बतियाँ कबो नाही जनली, देख ली कबो ना सपनवा में बरजोरी बसे हो। मैं मूर्ख सा उस गान का अर्थ संबंध लगाने लगा। आंगन में खेलते हुए ई कुल बतियाँ, वह कौन बात थी? उसे जानने के लिए हृदय चंचल बालक सा मचल गया। प्रतीत होने लगा उन्हीं कुल अज्ञात बातों के रहस्य जाल में मछली सा मन चांदनी के समुद्र में छटपटा रहा है। मैंने अधीर होकर कहा, ठाकुर इसको बुलवाओगे? नहीं जी, वह पगली है। पगली? कदापि नहीं। जो ऐसा गा सकती है वह पगली नहीं हो सकती। जीवन, उसे बुलाओ, बहाना मत करो। तुम व्यर्थ हट कर रहे हो। एक दीर्घ निश्वास को छिपाते हुए जीवन ने कहा। मेरा कुतूहल और भी बढ़ा। मैंने कहा, हट नहीं, लड़ाई भी करनी पड़े तो करूँगा। बताओ, उसे क्यों नहीं बुलाने देना चाहते हो? वह इसी गांव की भाट की लड़की है। कुछ दिनों से सनक गई है। रात भर कभी कभी गाती हुई गंगा के किनारे घूमा करती है। तो इससे क्या, उसे बुलाओ भी। नहीं, मैं उसे न बुलवा सकूँगा। अच्छा, तो यही बताओ क्यों न बुलवाओगे? वह बात सुनकर क्या करोगे? सुनूंगा अवश्य ठाकुर। यह न समझना कि मैं तुम्हारी जमींदारी में इस समय बैठा हूँ इसलिए डर जाऊँगा। मैंने हंसी से कहा। जीवन सिंह ने कहा, तो सुनो। तुम जानते हो कि देहातों में भाटों का प्रधान काम है किसी अपने ठाकुर के घर उत्सवों पर प्रशंसा की कविता सुनाना। उनके घर की स्त्रियां घरों में गाती बजाती हैं। नंदन भी इसी प्रकार मेरे घराने का आश्रित भाट है। उसकी लड़की रोहिणी विधवा हो गई है। मैंने बीच में टोक कर कहा, क्या नाम बताया? जीवन ने कहा, रोहिणी। उसी साल उसका द्विरागमन होने वाला था। नंदन लोभी नहीं है। उसे और भाटों के सदृश मांगने में भी संकोच होता है। यहाँ से थोड़ी दूर पर गंगा किनारे उसकी कुटिया है। वहाँ वृक्षों का अच्छा झुरमुट है। एक दिन मैं खेत देखकर घोड़े पर आ रहा था। कड़ी धूप थी। मैं नंदन के घर के पास वृक्षों की छाया में ठहर गया। नंदन ने मुझे देखा। कंबल बिछाकर उसने अपनी झोपड़ी में मुझे बैठाया। मैं लू से डरा था। कुछ समय वहीं बिताने का निश्चय किया। जीवन को सफाई देते देखकर मैं हंस पड़ा, परंतु उसकी ओर ध्यान न देकर जीवन ने अपनी कहानी गंभीरता से विच्छिन्न न होने दी। हाँ, तो नंदन ने पुकारा, रोहिणी एक लोटा जल ले आ बेटी। ये तो अपने मालिक हैं, इनसे लज्जा कैसी। रोहिणी आई। वह उसके यौवन का प्रभात था। परिश्रम करने से उसकी एक एक नस और मांसपेशियां जैसे गढ़ी हुई हों। मैंने देखा उसकी झुकी पलकों से काली बरौनियां छितरा रही थीं और उन बरौनियों से जैसे करुणा की अदृश्य सरस्वती कितनी ही धाराओं में बह रही थी।
मैं न जाने क्यों उद्विग्न हो उठा। अधिक काल तक वहाँ न ठहर सका, घर चला आया। विजया का त्यौहार था, घर में गाना बजाना हो रहा था। मैं अपनी श्रीमती के पास जा बैठा। उन्होंने कहा, सुनते हो? मैंने कहा, दोनों कानों से। श्रीमती ने कहा, यह रोहिणी बहुत अच्छा गाने लगी, और भी एक आश्चर्य की बात है, यह गीत बनाती भी है और गाती भी है। तुम्हारे गांव की लड़कियां तो बड़ी गुणवती हैं। मैं हूँ कहकर उठकर बाहर जाने लगा। देखा तो रोहिणी जवारा लिए खड़ी है। मैंने सिर झुका दिया। यव अर्थात जौ की पतली पतली लंबी धानी पत्तियां मेरे कानों से अटका दी गईं। मैं उसे बिना कुछ दिए बाहर चला आया। पीछे से सुना कि इस धृष्टता पर मेरी माता जी ने उसे बहुत फटकारा। उसी दिन से कोर्ट में उसका आना बंद हुआ। नंदन बड़ा दुखी हुआ, उसने भी आना बंद कर दिया। एक दिन मैंने सुना उसकी सहेलियां उससे मेरे संबंध में हंसी कर रही थीं। वह सहसा अत्यंत उत्तेजित हो उठी और बोली, तो इसमें तुम लोगों का क्या? मैं मरती हूँ, प्यार करती हूँ उन्हें, तो तुम्हारी बला से। सहेलियों ने कहा, बाप रे, इसकी ढिठाई तो देखो। वह और भी गर्म होती गई। यहाँ तक उन लोगों ने रोहिणी को छेड़ा कि वह बकने लगी। उसी दिन से उसका बकना बंद न हुआ। अब वह गांव में पगली समझी जाती है। उसे अब लज्जा संकोच नहीं। जब जो आता है गाती हुई घूमा करती है। सुन लिया तुमने, यही कहानी है। भला मैं उसे कैसे बुलाऊं? जीवन सिंह अपनी बात समाप्त करके चुप हो रहे और मैं कल्पना से फिर वही गाना सुनने लगा। बरजोरी बसे हो नयनवा में। सचमुच यह संगीत पास आने लगा। अब की सुनाई पड़ा। मुरी मुस्क्याई पढ़ियो कछु टोना, गारी दियो किधो मनवा बरजोरी बसे हो। उस ग्रामीण भाड़ भाषा में पगली के हृदय की सरल कथा थी, मार्मिक व्यथा थी। मैं तन्मय हो रहा था। जीवन सिंह न जाने क्यों चंचल हो उठे। उठकर टहलने लगे। छत के नीचे गीत सुनाई पड़ रहा था। खनकार भरी कांपती हुई तान हृदय खुरचने लगी। मैंने कहा, जीवन, उसे बुला लाओ, मैं इस प्रेम योगिनी का दर्शन तो कर लूं। सहसा सीढ़ियों पर धमधमाहट सुनाई पड़ी। वही पगली रोहिणी आकर जीवन के सामने खड़ी हो गई। पीछे पीछे सिपाही दौड़ता हुआ आया। उसने कहा, हट पगली। जीवन और हम चुप थे। उसने एक बार घूमकर सिपाही की ओर देखा। सिपाही सहम गया। पगली रोहिणी फिर गा उठी, ढीठ बिसारे बिरसत नाही, कैसे बसूं जाए बनवा में, बरजोरी बसे हो। सहसा सिपाही ने कर्कश स्वर से फिर डांटा। भयभीत हो जैसे भागी या पीछे हटी मुझे स्मरण नहीं, परंतु छत के नीचे गंगा के चंद्रिका रंजित प्रवाह में एक छपाका हुआ। हत बुद्धि जीवन देखते ही रहे। मैं ऊपर अनंत की उस दौड़ को देखने लगा। रोहिणी चंद्रमा का पीछा कर रही थी और नीचे छपाके से उठे हुए कितने ही बुदबुदों में प्रतिबिंबित रोहिणी की किरणें विलीन हो रही थीं। अभी आप सुन रहे थे श्री जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रची हुई एक लघु कहानी ग्राम गीत। कहानी आपने पूरी सुनी, इसका आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।